गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जो हमारी रीजनिंग वाली हाई यील्डिंग सीरीज है उसका ये दूसरा लेक्चर है। तो आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, पोजीशनिंग के क्वेश्चन पढ़ेंगे और कुछ एक दो और चीजें पढ़ेंगे। तो पोजीशनिंग वाले क्वेश्चंस में क्या होता है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई एक क्लास है, वहां पर जो बच्चा है एक्स, ठीक है, तो वो एक्स बच्चा जो है वो आपका 18वें पोजीशन पर है आगे से, यानी कि फ्रंट से, और बैक साइड से यानी कि लास्ट से उसकी रैंक दूसरी है। ठीक है, तो ऐसे में आपके इस तरीके के सवालों में क्या होता है, आपसे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। उसमें क्या है, आप एक बार लॉजिक को समझिए। अगर जैसे मैंने कहा कि एक क्लास है, उसमें जो एक्स की रैंक है वो है 18 फ्रॉम टॉप, तो यानी अगर हम टॉप यहां मानते हैं तो यहां पे 18वीं पोजीशन पे मुझे कौन मिल रहा है, एक्स मिल रहा है। और मैं कह रहा हूं कि वो जो पीछे से है, मतलब यानी कि लास्ट से, उसकी रैंक है 14th। ठीक है, जब आप ऐसे लेके आते हो तो एक्स की रैंक है 14th, जब आप फ्रंट से ले रहे हो तो उसकी रैंक है 18th। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि भाई बच्चे कितने हैं। तो अगर मैं फॉर्मूला आपको बताऊं, तो जो रैंक आपकी आगे से है उसको अगर x ले रहा हूं, जो रैंक पीछे से है उसको अगर y ले रहा हूं, उसमें एक घटा देते हो तो आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिल जाते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक बार आपके दिमाग में ये पिक्चर बन जाएगी ना, तो इसमें अगर कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी बनाया गया कि दो बच्चे बैठा दिए गए, ठीक है, तो भी आपसे गलती नहीं होगी। इसको आप समझिए। मैंने आपसे बताया कि x प्लस वाई माइनस वन इसका होता है। तो अगर मैंने x की अभी एग्जाम्पल बताया कि 18वीं रैंक है आगे से, तो 18वीं रैंक का मतलब है यहां पर 17वां बच्चा बैठा होगा और ये 18वां बच्चा जो अपना है x है। बिल्कुल सही बात है। 18वीं रैंक का मतलब क्या हुआ, 18वीं पोजीशन पे कौन बैठा है, x है। अब यहां से अगर हम चल रहे हैं तो मैंने आपको बोला कि वहां से इसकी रैंक 14th है, तो इसका मतलब है अगर हम यहां से जोड़ना शुरू कर रहे हैं तो यहां पे 13th बच्चा बैठा होगा और 14th बच्चा ये है। ठीक है, तो अब अगर मुझसे जोड़ने के लिए कहा जाए तो मैंने देखा यहां तक 17 बच्चे बैठे थे, यहां तक 13 बच्चे बैठे हैं, तो कितने बच्चे हो गए, 17 प्लस 13 आपके 30 बच्चे हो गए। और 30 बच्चों के साथ साथ मैंने बताया कि एक अभी बच्चा छूट गया, वो है आपका एक्स। ठीक है, एक्स भी तो जोड़ना पड़ेगा ना। 17 बच्चे तो यहां तक जोड़ लिए, 13 बच्चे यहां तक जोड़ लिए, एक्स को भी तो जोड़ोगे। एक्स को हमने जब जोड़ा तो एक पोजीशन और बढ़ा दी, तो हमने क्या किया, 31 हो गया हमारा टोटल नंबर। अब हम वही फॉर्मूले में पुट इन करते हैं, तो हमने देखा फ्रंट से रैंक कितनी थी, 18, पीछे से रैंक कितनी थी, 14। तो हमने x प्लस वाई किया तो क्या आया हमारे पास, 32। 32 से एक कम क्यों किया हमने, क्योंकि यहां पर हमने x को दो बार जोड़ लिया है। ठीक है, हो सकता है आपसे क्वेश्चन में पूछे कि भाई p की रैंक जो है 18 है, q की रैंक जो है वो 14 है, और p से q की रैंक कितनी है वो आपको फिर से बता दे। तो आप इस तरह का भी डायग्राम बना के इसको सॉल्व कर सकते हो, तो आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं गलत होगा। ठीक है, तो आप जब इस तरह से बनाते हो ना तो आपको दिख जाता है कि ये दो बार तो नहीं जुड़ रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने बताया कि P की रैंक आगे से 18 है, ठीक है, और Q की पीछे से 14 है। ठीक है, और आपको मैंने ये बताया कि भाई इनकी आपस में कितना डिफरेंस है, यहां से P से Q के बीच में मैंने बता दिया आपको 5 बच्चे हैं। ठीक है, अब आपको जोड़ने में कठिनाई होगी क्या कि कितने बच्चे हैं, तो Q तक मैंने देखे 14 हैं, आपस में 5 बच्चे हैं, और यहाँ पे 18 बच्चे थे, तो मैंने डायग्राम से तुरंत जोड़ लिया, कोई दिक्कत ही नहीं हुई। ठीक है, तो ये चीज भी डायग्राम बना के कर लेना जब आपको दो या तीन पोजीशन पे बच्चे बैठाए हों। अगर एक ही बच्चे का आगे और पीछे से बताया हो तो सीधे सीधे फॉर्मूला लगा देना, x प्लस वाई प्लस माइनस वन। अगर एक ही बच्चे की आगे और पीछे से रैंक बताई गई हो तो वहां से तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना। ये भी एक आसान क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल भी गलत मत करना। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आपको एक क्वेश्चन और करा देता हूं
कैलेंडर का। ठीक है, देखो कैलेंडर के क्वेश्चन एक आधा आ जाता है, और कैलेंडर एक बार आपने समझ लिया तो आपका देखो गलत नहीं होगा, क्योंकि वो एक फॉर्मूला की तरह अगर उसमें होता है। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला पता है ना तो आपका वो क्वेश्चन गलत ही नहीं हो सकता। तो जैसे एक क्वेश्चन मान लो, आपको फॉर्मूला पहले बता देता हूं। फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू के प्लस डी माइनस 2C प्लस 13m माइनस 1/5 प्लस D/4 प्लस C/4। अब देखो ये फॉर्मूला एक बार आप समझ लो। ठीक है, एक एक इसमें क्या है वो मैं बताऊंगा आपसे, पहले ये ब्रैकेट का मतलब समझ लो। देखो ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि अगर मेरा यहाँ पे 2.5 है तो इससे सबसे छोटा इंटीजर जो होगा ना वो आपको, इसका मतलब होता है वो लिखना है यहाँ पे। तो 2.5 से सबसे छोटा इंटीजर क्या होता है, 2 है। यहीं पर जैसे अगर 3.99 आ रहा हो तो यहाँ पे सबसे छोटा इंटीजर कौन सा होगा इस नंबर के, वो 3 होगा। इसको राउंड ऑफ नहीं करना होता, ये ब्रैकेट का मतलब होता है राउंड ऑफ नहीं करना, उस नंबर से सबसे छोटा इंटीजर है ना वो आपको लिखना है। जैसे अगर यहाँ पे मुझे 13/5 है और इसकी तरह मैंने ब्रैकेट लगा दिया इस फॉर्मूले में, तो इसका मतलब ये हो गया, इसको हमें नियरेस्ट नंबर लिखना होगा। तो नियरेस्ट नंबर क्या होगा, ऑब्वियसली 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पॉइंट वाला तो हम छोड़ देंगे, 5 2 10 और 3 के हम जो है वो नहीं लिखते, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो ये ब्रैकेट का मतलब आपको समझना है पहले। अब दूसरी चीज क्या है, M क्या होता है, K क्या होता है, D क्या होता है और C क्या होता है। K आपकी डेट होती है, जो आपसे डेट पूछी गई है। M क्या होगा, मंथ का नंबर होता है, मंथ का नंबर होता है। ठीक है, D क्या होगा, आपका जो ईयर है उसके लास्ट 2 डिजिट, और जो C होता है वो ईयर के फर्स्ट 2 डिजिट। देखो एक बार आपको फॉर्मूला समझ में आ गया ना, फिर क्वेश्चन कभी छूटेगा ही नहीं। एक बार बस फॉर्मूला समझने में थोड़ा सा अंतर है। अपन ने देखा कि ये जो फॉर्मूला है k प्लस डी माइनस 2C प्लस 13m माइनस 1/5 प्लस D/4 C/4, देखो अभी भारी लग रहा है, एक बार आपने 4-5 डेट के लिए कर लिया ना तो वो अपने आप याद हो जाता है। ठीक है, विदाउट प्रैक्टिस तो ये बड़ा सा लगता है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ आप ये गलत ही नहीं करोगे कभी। तो जैसे के मैंने बताया जो आपको डेट दी गई है, एम जो कि मंथ नंबर है, डी आपका जो ईयर है उसका लास्ट 2 डिजिट, और सी जो है ईयर का पहले 2 डिजिट। अब यहां पर एक कैच है, कैच क्या है, जो आपका मंथ होता है वो आपका मार्च से शुरू होता है इसमें। ठीक है, ये जो साइकिल है ना, जैसे हम जनवरी से साइकिल समझते हैं, तो यहां पर इस फॉर्मूले के लिए आप साइकिल को मार्च से समझो। तो मार्च आपका क्या होगा, पहला महीना हो जाएगा, और फरवरी आपका क्या हो जाएगा, 12वां महीना हो जाएगा। बस इतना आपको ध्यान देना है कि मार्च जो है वो आपका पहला महीना होगा, अप्रैल आपका दूसरा होगा, मई आपका तीसरा होगा। ठीक है, तो जो भी आपका मंथ है उसमें से 2 माइनस कर देना, आपको एम की वैल्यू आ जाएगी। तो एम की वैल्यू क्या होती है, मंथ नंबर माइनस 2। ठीक है, जो आप ईयर में ऐसे पढ़ते हो, और ऐसे समझना चाहो तो आप समझ सकते हो कि मार्च से साल शुरू हो रहा है, फरवरी पे खत्म हो रहा है। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए ईयर आपको दिया है 2012, तो इसमें डी हो गया आपका 12, डी क्या हो गया 12, सी क्या हो गया 20। ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है कि आपको ईयर दिया गया, उसमें आखिरी 2 नंबर जो हो गए वो आपका डी हो गया, पहले 2 नंबर हो गए वो सी हो गया। अब एक छोटा सा और इसमें चीज आपको याद रखनी है कि जब भी जनवरी और फरवरी की डेट आएगी, ठीक है, उसमें आपको पता है एम आपका 11 या 12 होगा, ये चीज है। दूसरी चीज याद रखने वाली वो है कि जो भी इसमें ईयर दिया गया होगा वो ईयर आप एक कम मानोगे। जैसे
यहाँ पर जैसे अगर मान लीजिए 2012 का पूछा गया होगा तो आपके हिसाब से 2011 आपको लेना है ईयर। क्यों? मैंने आपको बताया ना कि इस फॉर्मूले में ईयर कहां शुरू होता है, मार्च से, खत्म कहां होता है, फरवरी में। तो इस अपने फॉर्मूले के हिसाब से फरवरी में 12 जो दिखा रहा है वो 11 का ही लगेगा। ठीक है, बस इतना आपको जनवरी और फरवरी का याद रखना है। इसमें बस यही एक एक्सेप्शन है कि जनवरी और फरवरी में जो भी ईयर होगा उसको आप 1 से माइनस कर देना। तो अब आपकी डी की वैल्यू क्या आ गई, 11, और सी की वैल्यू हो गई आपकी 20। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना है, बस आपने अगर समझ लिया कि मंथ जो है वो भाई कुछ नहीं है, आपका जो भी महीना होता है वो आप मार्च से शुरू करो और फरवरी पे खत्म कर दो। ठीक है, मार्च का 1 है, फरवरी का 12 है, इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। ईयर में मैंने आपको बताया कि अगर आपने मार्च से लेके दिसंबर तक का महीना है उसमें ईयर का आखिरी 2 डिजिट आप सीधे फिट कर देना, पहले 2 डिजिट सीधे फिट कर देना सी में। जनवरी फरवरी में मैंने आपको बस बताया कि जो ईयर आपको दिया गया होगा उससे एक ईयर माइनस कर देना। जैसे 2012 पूछा है तो 2011 के हिसाब से डी की वैल्यू 11 ले लेना, सी की वैल्यू 20 ले लेना। ठीक है, अब मैं आपको एग्जाम्पल करके बता देता हूं। ये फॉर्मूला दिखने में सच में बहुत बड़ा लगता है। आप कुछ नहीं, कोई भी रैंडम 5-6 डेट उठाना, 7 डेट उठाना और फॉर्मूला अप्लाई करके अपना डेट निकालना और फिर गूगल करके देखना कि वो डेट सही आ रही है, डे सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, और बहुत इजी है, बहुत कम टाइम लगता है। तो मैंने आपको एक दिया 25 जुलाई 2013। ठीक है, तो यहां पर आपको देखो सबसे पहले के की वैल्यू क्या है, मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूं। फॉर्मूला है एफ इज इक्वल टू के प्लस 13m-1/5 प्लस डी/4 प्लस c/4 -2c। देखो थोड़ा सा अलग लिखा है डी और 2c, बाकी उससे कोई अंतर नहीं है। मैंने बताया k की वैल्यू क्या है, अब यहां पे वैल्यू लिख लेते हैं। k की वैल्यू है 25। मैंने आपको बताया जो भी डेट होगी वो k की वैल्यू हो जाएगी। m की वैल्यू मैंने आपको बताई कि जो मंथ होता है उसके हिसाब से आप मार्च के हिसाब से साल शुरू कर दो। ठीक है, तो मार्च के हिसाब से साल शुरू करते हो तो आपको 2 से माइनस कर देना, तो 2 के हिसाब से माइनस कर दोगे तो जुलाई की वैल्यू क्या आ जाती है, 5। ठीक है, देखो मार्च के हिसाब से चलोगे, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, 5वां महीना है आपका जुलाई। अगर आप मार्च के हिसाब से शुरू करते हो तो m की वैल्यू होगी 5। साल अपने को कौन सा दिया गया है, 2013। तो अपने को पता है डी की वैल्यू क्या होती है, आखिरी 2 डिजिट। तो यहां पर डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 13 हो जाएगी। ठीक है, और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। क्यों? जो पहले 2 डिजिट हैं उनकी वैल्यू आपको लिखनी होती है। यहीं पर अगर आपको, यहां पर आपने देखा ये आपको वैल्यूज मिल गई। अब आप वैल्यू पुट कर दो, एफ इज इक्वल टू के प्लस d-2c प्लस 13m-1/5 d/4 c/4। के की वैल्यू 25 है, डी की वैल्यू अभी हमने देखी थी कितनी है, 13 है, और 2c की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली 40 हो जाएगी। 2 इंटू सी 40 हो जाएगी। ठीक है, अब m की वैल्यू हमने देखा था 5 है, तो 13 इंटू 5 -1/5 प्लस d/4 का क्या है, 13/4, c/4 क्या है, 20/4। तो ये आपने देखा ये कितना हो जाता है, ये आपका हो गया 28। ये ऐसे लिखते हैं। ठीक है, 25 + 13 - 40। अब इसमें देखो 13 पंचे कितना होता है आपका, 65। 65 - 1 64, 64/5। 13/4 अभी हम ऐसे लिख लेते हैं। अभी ये आपको बताने के लिए सिर्फ बता रहा हूं, आपको ऐसे लिख लिख के नहीं करना, आपको तो हाथ चलाना है बस। ठीक है, तो 25 + 13 - 40। अब मैंने आपको बताया था कि इसमें नियरेस्ट नंबर आपको लिखना होता है। तो 64 जब आप लिखोगे तो यहां पर नियरेस्ट नंबर लिखोगे 12, क्योंकि इसका नंबर बनेगा
12.8, 12.8 का नियरेस्ट नंबर 12 होता है। इसी तरह 13/4 का आप नियरेस्ट नंबर लिखोगे, 4 को 12 यानी कि 3 आपका नियरेस्ट नंबर होगा। 4 इंटू 5 ये तो पूरा पूरा चला गया, तो कोई दिक्कत ही नहीं, यानी 5 आ गया। ठीक है, अब इसको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ सॉल्व कर लेना है। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लो खटाक से। तो इसमें आपने जैसे देखा, ठीक है, आप ये इसको सॉल्व करोगे तो आपको आएगा 18। ठीक है, ये 18 आपको मिल जाएगा। अब 18 आपको ये नंबर आ गया एफ का। अब अपने को डे चाहिए, तो डे हमें क्या करना होगा, 7 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर देखना है। तो रिमाइंडर 7 से डिवाइड करते हो तो कितना आता है, 4। 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 4। और 4 रिमाइंडर जो होता है, मैंने आपको ये, इसमें आप सीरीज देखोगे, 0 रिमाइंडर संडे होता है, 1 मंडे, 2 इस तरह से आप देखोगे तो आपका क्या होगा, 3 4। तो अगर आप 4 देखोगे तो क्या आएगा आपका, ठीक है, तो 4 में आपको ऑब्वियसली थर्सडे मिल जाएगा, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो आपका आंसर आ गया थर्सडे। देखिए फॉर्मूला एक बार को थोड़ा सा अजीब लगता है, मुझे भी पता है, बट आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, अपने आप चीजें सेट हो जाएंगी। प्रैक्टिस कैसे करनी है, 3 से 4 डेट कर लेना जनवरी फरवरी की, क्योंकि अलग फॉर्म उसमें थोड़ा सा हो जाता है, और 5 से 6 डेट कर लेना उसकी मार्च टू दिसंबर की, कोई भी रैंडम ईयर ले लेना और उसको गूगल करके कंफर्म कर लेना। चलो मैं भी एक जनवरी का आपको करा देता हूँ, 25 जनवरी 2013। ठीक है, सेम फॉर्मूला हमें लिखना है, एफ इज इक्वल टू के प्लस डी माइनस 2c प्लस 13 m-1/5 प्लस d/4 और c/4। मैंने आपको बताया के क्या है, के हमारी डेट है, डेट हमारी क्या है, 25 है भाई साहब। फिर मैंने आपको बताया एम क्या होता है, मंथ होता है। मंथ के हिसाब से मैंने बताया कि मार्च से ईयर शुरू होता है, तो जनवरी का क्या बनेगा, 11 बनेगा भाई। ठीक है, जनवरी का 11 बनेगा, फरवरी का 12 बनेगा। फिर आपको मैंने बताया कि डी क्या होता है, आपका जो ईयर है उसके लास्ट 2 डिजिट। बट मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको जनवरी फरवरी की डेट दी गई हो तो उससे एक माइनस कर देना, यानी कि 2013 है तो हमारा ईयर हमारे लिए हो जाएगा 2012, क्योंकि जनवरी फरवरी की डेट है। तो जनवरी फरवरी की कोई भी डेट हो किसी भी ईयर की, तो एक साल कम कर देना, तो यानी कि यहाँ पे डी की वैल्यू 13 ना होके 12 हो जाएगी। बस ये गौर कर लेना। सी की वैल्यू तो वही रहेगी, पहले 2 डिजिट हैं तो वो 20 रहेंगे। इसको आप इसी वैल्यू को पुट इन कर दो तो आता है 25 प्लस 12 माइनस 40, ठीक है, प्लस 13 इंटू 11 माइनस 1/5 प्लस d/4 आपका करोगे तो d/4 क्या है, 12/4, c/4 क्या है, 20/4। तो ये आपका यहाँ से आप देखोगे तो यह आ जाएगा 37 माइनस 40 प्लस ये आपका हो गया, यहाँ पर आप देखोगे तो ये नंबर आपका सॉल्व करोगे तो आपको 28 आएगा। ठीक है, ये आ गया 3, ये आ गया 5। ठीक है, पूरे नंबर को सॉल्व करोगे तो आपको टोटल मिलेगा 33। ठीक है, 33 नंबर आएगा इसको सॉल्व करने पे। अब 33 को 7 से डिवाइड कर दो, 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा भाई साहब, रिमाइंडर आ गया आपका 5, 7 चौको 28, 5 रिमाइंडर आ गया। मैंने आपको बताया कि 0 से शुरू होता है, 0 संडे है, हमने 4 अभी देखा थर्सडे था। ठीक है, तो 5 क्या होगा, फ्राइडे होगा। तो ये हो गया आपका कैलेंडर का। तो कैलेंडर में आप क्या करो, 3 से 4 डेट कर लो जनवरी फरवरी की, और 5-7 डेट कर लो आप मार्च लेके दिसंबर की। ये प्रैक्टिस कर लोगे, ये क्वेश्चन
टाइम भी कम लेगा और आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, तो ये आप सॉल्व कर लो। हो सकता है आपसे कोई वियर्ड सा ईयर दे दे कि भाई 1 जनवरी 1938, तो इस तरह से सॉल्व करना इसको आसान हो जाता है। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा देना। कोई भी डाउट आती है आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, वी विल कम अप विद अ न्यू वीडियो वेरी सून।